हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए। प्रेमचंद के साथ 2 दिन भेंट वार्ता है कि बनारसी दास चतुर्वेदी की। ठीक है। प्रेमचंद के साथ 2 दिन, इसका आज हम जो मूल पाठ है इसको यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। और आपको जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक जो महत्वपूर्ण चीज़ें पहुंच सके वो सभी आप तक मिल सके। हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो है उसके लिए। तो इन नंबर्स पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। 999 सिर्फ फीस है हिंदी की परीक्षा के लिए। जो भी नया पाठ्यक्रम ऐड किया गया है हम सभी पाठ्यक्रम को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, और उसके बाद बाकी जो भी अन्य पूरे टॉपिक को हम क्रैश कोर्स के माध्यम से कवर करेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी को यहाँ पर हम करेंगे। लाइव क्लास भी होती है, हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती हैं। लाइव क्लास को आप रिकॉर्डिंग अगर नहीं अटेंड कर पाते हैं किसी कारणवश तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। तो पीडीएफ नोट्स भी मिलता है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा इस कोर्स को, बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रेमचंद के साथ 2 दिन बनारसी दास चतुर्वेदी की ये भेंटवार्ता, जो हमारे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगाई गई है। ठीक है, चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो ये भेंट वार्ता जो स्टार्ट होती है, लिखते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी इस भेंट वार्ता के विषय में कि थोड़ा इसको मैसे कर लेते हैं। हाँ। तो बनारसी दास चतुर्वेदी लिखते हैं कि प्रेमचंद की सेवा में उपस्थित होने की इच्छा बहुत दिनों तक थी। ठीक है। यद्यपि 8 वर्ष पहले लखनऊ में एक बार उनके दर्शन किए थे, पर उस समय अधिक बातचीत करने का मौका नहीं मिला। 8 वर्षों में कई बार काशी जाना हुआ, पर प्रेमचंद जी उन दिनों काशी में नहीं थे। इसलिए ऊपर की चिट्ठी मिलते ही मैंने बनारस कैंट का टिकट कटाया और इस इक्का लेकर के बोनिया पार्क पहुंचा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। कौन सा शब्द इसमें किस चीज का वर्णन कहाँ पर आता है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। परीक्षा में कुछ भी रिलेटेड पूछ भी सकता है। ठीक है। तो कहते हैं बेनिया पार्क पहुंचे। किस पार्क में पहुंचे? बेनिया पार्क में, नोट डाउन करना है। ठीक है। उसके बाद प्रेमचंद की जी का मकान खुली गली जगह में सुंदर स्थान पर है, और कलकत्ते का कोई भी हिंदी पत्रकार इस विषय में उनसे ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकता है। कहा, ठीक है। प्रेमचंद जी का मकान खुली जगह में है, सुंदर स्थान पर है, तो कहते हैं कलकत्ते का कोई भी पत्रकार इस विषय में उनसे ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकता। लखनऊ के 8 वर्ष पुराने प्रेमचंद जी और काशी के प्रेमचंद जी की रूपरेखा में विशेष अंतर नहीं पड़ा। हाँ, मूछों के बाल जरूर 53% सफेद हो गए थे। उम्र भी करीब करीब इतनी ही थी। परमात्मा उन्हें शतायु करे, ऐसा लिखते हैं कौन? बनारसी दास चतुर्वेदी जी। क्योंकि हिंदी वाले उन्हीं की बदौलत आज दूसरी भाषा वालों के सामने मूछों पर ताव दे सकते हैं। तो यानी कि वो बताते हैं कि किस तरह प्रेमचंद का गौरवपूर्ण स्थान है हमारे हिंदी साहित्य में। तो यद्यपि इस बात में संदेह है कि प्रेमचंद जी हिंदी भाषा जनता में कभी उतने लोकप्रिय बन सके जितने कविवर मैथिली शरण गुप्त। यानी कि लिखते हैं कि यद्यपि इस बात में संदेह है कि प्रेमचंद जी हिंदी भाषा भाषी जनता में कभी उतने लोकप्रिय बन सकेंगे जितने कविवर मैथिली जी। पर प्रेमचंद जी के सिवा भारत की सीमा उल्लंघन करने की क्षमता रखने वाला कोई दूसरा हिंदी कलाकार इस समय हिंदी जगत में विद्यमान नहीं है। लोग उनको उपन्यास सम्राट कहते हैं, पर कोई भी समझदार आदमी उनसे 2 ही मिनट बातचीत करने के बाद समझ सकता है कि प्रेमचंद जी में साम्राज्यवादिता का नामो निशान नहीं है। ठीक है। तो उनसे मिलने के बाद उनके व्यक्तित्व से जो भी वो प्रभावित हुए, जो कुछ उनको महसूस हुआ, वो सारी बातें यहाँ पर बनारसी दास चतुर्वेदी इस भेंट वार्ता में लिखते हैं। तो कद के छोटे हैं, ये भी चीज ध्यान रखें। उनके शरीर वर्णन करते हैं, कद के छोटे हैं, शरीर निर्बल सा है, चेहरा भी कोई प्रभावशाली नहीं। और श्रीमती शिवरानी देवी जी, हमें क्षमा करें यदि हम कहें कि जिस समय ईश्वर के यहाँ शारीरिक सौंदर्य बढ़ रहा था, प्रेमचंद जी जरा देर से पहुंचे थे। मतलब कहने का कि वो बहुत सुंदर नहीं थे। ठीक है। पर उनकी उन्मुक्त हंसी की ज्योति पर जो एक सीधे साधे सच्चे स्नेहमय हृदय से निकल सकती है, कोई भी सहृदय सुकुमारी पतंगवत अपना जीवन न्यौछावर कर सकती थी।
प्रेमचंद जी ने बहुत ही कष्ट उठाए, अनेक मुसीबतों का सामना किया, पर उन्होंने अपने हृदय में कटुता को नहीं आने दिया। वे शुष्क बनियापन से कोसों दूर हैं, और बेनिया पार्क का तालाब भले ही सूख जाए, उनके हृदय सरोवर से सरसता कदापि नहीं जा सकती। प्रेमचंद जी में सबसे बड़ा गुण यही है कि उन्हें धोखा दिया जा सकता था। यानी वो इतने सरसते कह रहे हैं कि उनको धोखा दिया जा सकता था। जब इस चालाक साहित्य संसार में बीसों आदमी ऐसे पाए जाते हैं जो दिन दहाड़े दूसरों को धोखा दिया करते हैं, प्रेमचंद की तरह से कुछ आदमियों का होना गनीमत है। उनमें दिखावट नहीं है, अभिमान उन्हें छू भी नहीं गया, और भारत व्यापी कीर्ति उनकी सहज विनम्रता को उनसे छीन नहीं पाई। तो ये वर्णन यहाँ पर कौन लिखता है? बनारसीदास चतुर्वेदी जी प्रेमचंद के बारे में। आगे लिखते हैं कि प्रेमचंद जी से मैं आपकी बार घंटों बातचीत हुई। एक दिन तो प्रातःकाल 11 बजे से रात के 10 बजे तक, और दूसरे दिन शाम तक। ठीक है, बताते हैं कितनी कब और कब बात होती है। कहते हैं प्रेमचंद जी गल्प लेखक हैं। ठीक है, नोट डाउन करिएगा, गल्प लेखक हैं, और इसलिए गप उड़ाने में आनंद आना उनके लिए स्वाभाविक ही है। गल्प लेखक है, कहते हैं इसलिए गप में आनंद उड़ाना उनके लिए स्वाभाविक है। यानी भाषा तत्वविद बतलावें कि गप शब्द की उत्पत्ति गल्प से हुई या नहीं, यानी वो बताते हैं। तो कहते हैं कि यदि प्रेमचंद जी को अपनी डिडेक्टरी श्रीमती शिवरानी देवी का डर ना रहे। ठीक है, डिडेक्टरी मतलब किसको कहा? शिवरानी देवी, उनकी पत्नी को। तो कहते हैं वे 24 घंटे यही निष्काम कर्म कर सकते। निष्काम कर्म कौन सा? गप्प लड़ाने का, है ना। तो एक दिन बात करते करते काफी देर हो गई। घड़ी देखी तो पता लगा कि 1:45 बजे। रोटी का वक्त निकल चुका था। प्रेमचंद जी ने कहा, खैरियत है कि घर में ऊपर घड़ी नहीं है, नहीं तो अभी अच्छी खासी डांट सुननी पड़ती। घर में एक घड़ी रखना और सो भी अपनी बात सिद्ध करती है कि पुरुष यदि चाहे तो स्त्री से कहीं अधिक चालाक बन सकता है, और प्रेमचंद में इस प्रकार का चातुर्य बीज रूप में तो विद्यमान है ही। ठीक है, तो बताते हैं किस तरह से वो चतुराई दिखाते हैं। ठीक है, तो आगे लिखते हैं प्रेमचंद जी स्वर्गीय कविवर श्री शंकर जी की तरह प्रवास भीरू हैं। जब पिछली बार आप दिल्ली गए थे तो हमारे एक मित्र ने लिखा था कि 50 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद जी पहली बार दिल्ली आए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, 50 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद जी कब दिल्ली गए? 50 वर्ष की उम्र में पहली बार दिल्ली गए। कहते इसमें हमें आश्चर्य नहीं हुआ, आखिर सम्राट जॉर्ज पंचम जॉर्ज भी जीवन में एक ही बार दिल्ली पधारे हैं। प्रेमचंद भी तो उपन्यास सम्राट ठहरे। इसके सिवा यदि प्रेमचंद जी इतने दिन बाद दिल्ली गए तो इसमें दिल्ली का कसूर है, उनका नहीं। तो वो बताते हैं सम्राट जॉर्ज पंचम से उसकी तुलना करते हैं, जो अंग्रेजों के जो था उस समय अंग्रेजों का सरकार था, तो जो वहां पर आया दिल्ली में, है ना, तो उसकी तुलना उससे प्रेमचंद की तुलना की इन्होंने। तो प्रेमचंद जी में गुण ही गुण विद्यमान है, सो बात नहीं, दोष हैं और संभवतः अनेक दोष हैं। ठीक है, लिखते हैं बनारसी दास जी कि ऐसा नहीं कि प्रेमचंद जी इतने बड़े विद्वान साहित्यकार हैं तो उनके अंदर सब गुण ही अच्छे होंगे। कहते नहीं, दोष भी हैं उनमें। तो कहते हैं एक बार महात्मा जी से किसी ने पूछा यह सवाल आप बा मतलब श्रीमती कस्तूरबा गांधी से पूछिए। श्रीमती शिवरानी देवी से हम प्रार्थना करेंगे कि वे उनके दोषों पर प्रकाश डालें। एक बात तो उन्होंने हमें बतला दी कि उनमें प्रबंध शक्ति का बिल्कुल अभाव है। हम ही सी है जो इनके घर का इंतजाम कर सकी हैं। इस विषय में श्रीमती सुदर्शन उनसे कहीं आगे बढ़ी हुई हैं। वे सुदर्शन जी के घर का ही प्रबंध नहीं करती, स्वयं सुदर्शन जी का भी प्रबंध करती हैं। और कुछ लोगों का तो जिनमें सम्मिलित होने की इच्छा ना इन पंक्तियों के लेखकों की भी है कि दृढ़ विश्वास है कि श्रीमती सुदर्शन गल्प लिखती हैं और नाम श्रीमान सुदर्शन जी का होता है। तो ये बताते हैं कि उनमें क्या दोष थे, क्या इन सारी बातों को बताते हुए लिखते हैं। तो आगे लिखते हैं बनारसी दास जी की प्रेमचंद में मानसिक स्फूर्ति चाहे कितनी ही अधिक मात्रा में क्यों ना हो, शारीरिक फुर्ती का प्राय अभाव है, यानी कि सुस्त टाइप के हैं। यदि कोई भला आदमी प्रेमचंद जी और सुदर्शन जी को एक मकान में बंद कर दे तो सुदर्शन जी तिकड़म भिड़ाकर छत से नीचे कूद पड़ेंगे, पर प्रेमचंद जी वहीं बैठे रहेंगे। ये ऐसे इतनी फुर्ती उनमें नहीं है। ठीक है, कहते हैं ये दूसरी बात है कि प्रेमचंद जी वहां बैठे बैठे कोई गल्प लिख डाले, वो बात अपनी है। तो कहते हैं जम के बैठ जाने में प्रेमचंद जी की शक्ति और निर्बलता का मूल स्रोत छिपा है। प्रेमचंद ग्रामों में जम कर बैठ गए और उन्होंने अपने मस्तिष्क के सुपर फाइन कैमरे से वहां के चित्र विचित्र जीवन का फिल्म ले लिया। सुना है कि इटली की एक लेखिका श्रीमती ग्रेजिया दलिद्दा ने अपने देश के एक प्रांत विशेष के निवासियों की मनोवृत्ति का ऐसा बढ़िया अध्ययन किया और उसने पुस्तक में इतनी खूबी के साथ उसको चित्रित किया कि नोबेल प्राइज मिल गया। तो बताते हैं कि प्रेमचंद जी का युक्त प्रांतीय जीवन का अध्ययन अत्यंत गंभीर है।
ठीक है। और ग्रामवासियों के मनोभावों का विश्लेषण इतने ऊंचे दर्जे का है कि इस विषय में अन्य भाषाओं के अच्छे अच्छे लेखक उनसे ईर्ष्या कर सकते हैं। यानी बनारसी दास जी बताते हैं कि किस तरह से ग्रामीण जीवन का एक सजीव वर्णन प्रेमचंद जी अपनी रचनाओं में करते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं कि कहानी लेखकों और लेखनी कला के विषय में प्रेमचंद से काफी देर बातचीत हुई और उनसे पूछने के लिए कुछ सवाल लिख कर ले गया था। कहते हैं कि जब वो यहाँ पर मतलब भेंट वार्ता में क्या होता है, इंटरव्यू में जैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो बनारसी दास जी ने भी उनसे सवाल पूछा। तो कहते हैं ये पहला सवाल उन्होंने क्या पूछा, ये आप ध्यान रखिएगा सारे पॉइंट कि यहाँ पे कौन कौन से सवाल बनारसी दास जी ने प्रेमचंद से पूछे और उन्होंने उसका क्या जवाब दिए। ठीक है, पहला सवाल क्या था कि उन्होंने पूछा कि कहानी कला के विषय में क्या बतलाऊं, कहानी लेखन कला के विषय में क्या बतलाऊं। हम कहानी लिखते हैं, हाँ दूसरे लोग पढ़ते हैं, दूसरे लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, और क्या कहूँ। इतना कहकर खिलखिलाव कर हंस पड़े। ठीक है, तो और मेरा प्रश्न धारा प्रवास अट्टहास में विलीन हो गया। ठीक है, और दरअसल बात यह थी कि प्रेमचंद जी की सम्मति में वे सवाल ऐसे थे जिन पर अलग अलग निबंध लिखे जा सकते थे। तो उन्होंने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया, उन्होंने ऐसा नॉर्मली ऐसे उत्तर दिया। तो आगे दूसरा प्रश्न, उन्होंने एक प्रश्न किया कि हिंदी कहानी लेखन की वर्तमान प्रगति कैसी है, क्या वह स्वस्थ तथा उन्नति मार्ग पर है। बनारसी दास जी उनसे प्रश्न करते हैं। तो उत्तर मिलता है प्रेमचंद की तरफ से कि प्रगति बहुत अच्छी है। यह सवाल ऐसा नहीं कि इसका जवाब ऑफ हैंड दिया जा सके, है ना। प्रेमचंद ने जवाब दिया कि यह सवाल ऐसा नहीं कि ऑफ हैंड इसका जवाब दिया जाए। आगे अगला प्रश्न है कि नव युवक कहानी लेखकों में सबसे अधिक होनहार कौन है, अगला प्रश्न करते हैं बनारसी दास जी। तो प्रेमचंद उत्तर देते हैं जैनेन्द्र तो हैं ही, उनके विषय में पूछना ही क्या। इधर श्री वीरेश्वर सिंह ने अच्छी कहानियां लिखी, बहुत ऊंचे दर्जे की कला तो उनमें अभी विकसित नहीं हो पाई है, पर तब भी अच्छा लिख लेते हैं। बाज बाज कहानियां तो बहुत अच्छी हैं। हिंदू विश्वविद्यालय के ललित किशोर जी भी कहते हैं अच्छा लिखते हैं, और श्री जनार्दन झा द्विज भी में भी प्रतिभा है। तो ये बताते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि नव युवक कहानियों में किन किन लेखकों का नाम लिया प्रेमचंद ने। जैनेन्द्र का नाम लिया, वीरेश्वर सिंह ने लिख का नाम लिया, ठीक है, जो द्विजेंद्र नाथ, श्री जनार्दन झा का नाम लिया, और इन सारे, हाँ, किशोर सिंह का नाम लिया, चार विद्वानों का नाम लिया। अगला क्वेश्चन किया जब बनारसी दास जी ने कि विदेशी कहानियों का प्रभाव हमारे लेखकों पर कहाँ तक पड़ा। इसका जवाब देते हुए प्रेमचंद जी कहते हैं कि हम लोगों ने जितनी कहानियां पढ़ी उनमें रसियन कहानियों का ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, और अभी तक हमारे यहाँ एडवेंचर यानी साहसिकता जिसको कहते हैं कि कहानियां हैं ही नहीं, और जासूसी कहानियां भी बहुत कम है, जो हैं भी वे मौलिक नहीं है। कैनन डायल की अथवा अन्य कहानी लेखकों की वो छाया मात्र है। क्राइम डिटेक्शन की साइंस का हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ, ये उत्तर देते हैं प्रेमचंद। ठीक है, प्रश्न इनसे पूछा गया संसार का सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक कौन है। ये पॉइंट नोट करिएगा, पूछ दिया जाएगा कभी भी परीक्षा में कहीं से भी कि प्रेमचंद से जो पूछा बनारसी दास चतुर्वेदी ने संसार का सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक कौन है, तो प्रेमचंद ने उत्तर दिया चेखव। ठीक है, आपको सर्वोत्तम कहानी कौन सी जची, ये जवाब अगर इसका जवाब भी देखा जाए तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो प्रेमचंद ने उत्तर दिया कि ये बतलाना बहुत मुश्किल है, मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। बताते हैं टॉलस्टॉय की वह कहानी जिसमें दो यात्री तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मुझे बहुत पसंद आई, उसका नाम याद नहीं रहा। चेखव की वह कहानी जिसमें एक स्त्री बड़े मनोयोग पूर्वक अपनी लड़की के लिए जिसका विवाह होने वाला है कपड़े सी रही है, मुझे बहुत अच्छी लगी। कहते हैं वह स्त्री आगे चलकर उतने ही मनोयोग पूर्वक अपने मृत पुत्री के कफन के लिए कपड़ा सीती हुई दिखाई पड़ती है। तो इनको दो कहानियां ये पसंद आई, टॉलस्टॉय की कहानी और किसकी, चेखव की कहानी। कविंद्र रविंद्रनाथ की दृष्टिदान नाम की कहानी का जिक्र करते हैं। दृष्टिदान नाम की जो कहानी कविंद्र रविंद्रनाथ की, इनका भी ये भी कहानी कहते हैं इतनी अच्छी है कि वह संसार की सबसे अच्छी कहानियों से टक्कर ले सकती है, उन्होंने कहा। फिर आगे लिखते हैं कि उन्होंने पूछा कि इस बार मैंने पूछा कि काबुली वाला के विषय में क्या राय है, काबुली वाला का रचना है उसके विषय में पूछते हैं आपकी क्या राय है। तो प्रेमचंद्र जी ने कहा कि निसंदेह वह अति उत्तम कहानी है, अब उसकी अपील यूनिवर्सल है, पर भारतीय स्त्री का भाव जैसा उत्तम ढंग से दृष्टिदान में दिखलाया गया वैसा अन्यत्र शायद कहीं मिले। मपांसा की कोई कोई कहानी बहुत अच्छी है पर मुश्किल है, वह सेक्स से ग्रस्त है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा किस कहानी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कहानी ज्यादातर बताया दुनिया की पूछा गया,
आपको सर्वोत्तम कहानी कौन सी लगी? तो उन्होंने किसको बताया? दृष्टिदान को भी बताया, है ना, चेखव को बताया सर्वोत्तम कहानीकार। तो आगे प्रेमचंद जी बताते हैं, वो बनारसी दास जी की प्रेमचंद टॉलस्टॉय के उतने ही बड़े भक्त हैं जितना मैं तुर्गनेव का। ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि प्रेमचंद किसके भक्त थे? टॉलस्टॉय के। और बनारसी दास जी किसके थे? तुर्गनेव के। ठीक है, कहते हैं मैं जितना बनारसी दास के बना प्रेमचंद जितना टॉलस्टॉय के भक्त है, उतना मैं तुर्गनेव का भक्त हूँ। उन्होंने सिफारिश की कि टॉलस्टॉय के अन्ना कैरिना और वार एंड पीस शीर्षक पढ़ो। अन्ना कैरिना और पारिस वार एंड पीस पर प्रेमचंद जी की लेखक कहते हैं बनारसी दास जी की एक बात उन्हें बहुत खराब लगी। मेरे हृदय को कहते हैं वो बड़ा धक्का लगा उस बात से, कि जब उन्होंने ये कहा कि टॉलस्टॉय के मुकाबले तुर्गनेव अत्यंत क्षुद्र है। तो मेरे मन में ये भावना उत्पन्न हुई, बिना नहीं रह सकी कि प्रेमचंद जी उच्च कोटि के आलोचक नहीं है। कहते हैं कि उन्होंने यही तब ये सोचा कि ये आलोचक अच्छे नहीं है उच्च कोटि के, उपन्यासकार अच्छे हो सकते हैं, कहानीकार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक उच्च कोटि के आलोचक नहीं है, ऐसा बनारसी दास सोचते हैं। कहते हैं संसार के श्रेष्ठ आलोचकों की सम्मति में कला की दृष्टि से तुर्गनेव 19वीं शताब्दी का सर्वोत्तम कलाकार था। तो तुर्गनेव किस शताब्दी का था? 19वीं शताब्दी का, ध्यान रखिएगा। और कहते हैं मैंने प्रेमचंद जी से यही निवेदन किया कि तुर्गनेव को आप एक बार फिर से पढ़िएगा। क्यों उनको पसंद नहीं आया? क्योंकि वो उसको बहुत मानने वाले थे, उसके भक्त थे। ठीक है, तो इसके बाद अगला आता है कि प्रेमचंद, वो बताते हैं कि प्रेमचंद जी के साथ सत्संग में एक अजीब आकर्षण है। उनका घर एक निष्कपट आडंबर शून्य सदगृहस्थ का घर है। और यद्यपि प्रेमचंद जी काफी प्रगतिशील हैं, समय के साथ बराबर चल रहे हैं, फिर भी उनकी सरलता और विवेकशीलता ने उनके गृह जीवन के सौंदर्य को अक्षुण्ण और अविचलित बनाए रखा है। उनके साथ व्यतीत हुए 2 दिन जीवन के विचिर स्मरणीय दिन रहेंगे। ठीक है, जनवरी 1932 में ये लिखा गया भेंट वार्ता है बनारसी दास चतुर्वेदी का। तो ये समय जरूर इसका ध्यान रखना है, जनवरी 1932 में ये लिखा गया। ठीक है, तो ये था जो हमने टॉपिक लिया यहाँ पर, प्रेमचंद के साथ 2 दिन, जो इनकी भेंट वार्ता थी बनारसी दास चतुर्वेदी की। कैसी लगी जरूर बताइएगा। मूल पाठ था इसका, जो हमने उस पार्ट को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की। अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कोई विशेष टॉपिक चाहिए हो तो इस पर मुझे इस मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, क्लास ज्वाइन करने के विषय में भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक यू।